गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारी राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारे संघ सरकार, जिसमें प्रमुख मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में विभिन्न उपबंधों का अध्ययन किया, जिसमें हमने ये समझा कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य प्रमुख मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री की स्वयं की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तथा जितने भी अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। फिर हमने ये भी समझा कि जितने भी मंत्री हैं वो सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, तथा मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तथा राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। उसी के बाद वे अपना कार्यभार संभालते हैं। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो आगामी 6 महीनों के भीतर उसका सांसद होना जरूरी है, ये भी समझा। तथा मंत्रियों के वेतन भत्तों से संबंधित जो भी प्रावधान है वो या तो राष्ट्रपति के आदेश अनुसार या फिर संसद कानून के द्वारा निर्धारित करेगी। ये सभी कुछ हमने मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में समझा था। तथा ये भी समझा था कि हमारे संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो हमारी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तथा ये भी हमने स्पष्ट किया था कि किसी भी दल बदलू को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, तथा संसद की सदस्यता से उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। तो ये हमने सभी हमारे मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में विभिन्न प्रावधानों को समझा, ठीक है। अब एक ये भी समझते हैं कि मंत्रियों को चुनते समय शासक दल विभिन्न सदस्यों की स्थिति, राष्ट्र के विभिन्न समुदायों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व, संसद के दोनों सदनों का उचित प्रतिनिधित्व तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व प्रदान करने का विचार किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि ये जो मंत्री बनते हैं कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, कौन क्या कैसे है। इन सब को बनाते समय ये कि इनकी जो सेलेक्ट करते हैं किस प्रकार से उनको करते हैं, तो इसके लिए कुछ आधार बनाते हैं। वो सबसे पहला आधार बनाते हैं कि विभिन्न सदस्यों की स्थिति, मतलब कोई सदस्य हैं जो कई टर्म से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, बहुत ही कुशल एक नेता के रूप में अपनी छवि को स्थापित करते हैं, और विभिन्न सरकार के जितने भी जिम्मेदार पद हैं उनके दायित्वों को निभाया है। तो सबसे पहले वरिष्ठता को देखा जाता है कि कौन सदस्य सबसे वरिष्ठ है। तथा राष्ट्र के जो विभिन्न समुदाय हैं उनमें भी देखा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी धर्मावलंबी हैं तथा विभिन्न समुदाय हैं उनका भी प्रतिनिधित्व उस हिसाब से देखा जाता है। तथा भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, ऐसा नहीं है कि हमको सबसे ज़्यादा सीटें इस राज्य से मिली तो सबसे ज़्यादा मंत्री भी सदस्य इस क्षेत्र से, ऐसा नहीं। भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से इस प्रकार का समतुल्य बनाया जाता है कि किसी को ये आभास नहीं हो कि इस क्षेत्र विशेष से ज़्यादा मंत्री बनाए गए, तो भौगोलिक साम्यता वो भी दी जाती है। तथा संसद के दोनों सदनों में भी समान प्रतिनिधित्व बना रहे, मतलब लोकसभा से तथा राज्यसभा से इस प्रकार से मंत्रियों का चयन होता है कि विभिन्न प्रकार से दोनों सदनों का उचित प्रतिनिधित्व बना रहे, तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व, विभिन्न वर्ग अलग अलग जो वर्ग हैं, महिला पुरुष हैं उनको, तथा विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक, उन सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिले, ST SC को प्रतिनिधित्व मिले, ये सब कुछ प्रतिनिधित्व देते समय विचार किया जाता है। इसलिए अपने आप कोई अपने मन से किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाता, सब प्रकार के इन आधारों को देखकर ही हमारे मंत्रिपरिषद का चयन होता है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा इन सब। अब हमारे सामने ये है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, दो शब्द आपने सुने होंगे, आपने पढ़े हैं। अब दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, वो अंतर हमें समझना है। मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले इनमें से बड़ा शब्द है वो मंत्रिपरिषद।
मंत्री परिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य शामिल होते हैं, सभी सदस्य शामिल होते हैं। आई बात समझ में? मतलब मंत्री परिषद में जितने भी प्रकार के मंत्री होते हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उप मंत्री हैं, सब प्रकार के मंत्री होते हैं, वो सब कुछ शामिल किसमें किया जाता है? मंत्री परिषद में किया जाता है। किसमें किया जाएगा? मंत्री परिषद में। इसलिए आपको ये समझना है कि दोनों शब्द आ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। मंत्री परिषद बड़ा है, व्यापक है, विस्तृत शब्द है। जितने भी स्तर के मंत्री होते हैं वो सब किसमें आते हैं? मंत्री परिषद में। मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री भी नहीं आते, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी नहीं, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनको मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसलिए आपको ये स्पष्ट समझना है कि मंत्रिमंडल एक संकुचित शब्द है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, लेकिन मंत्री परिषद एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है जिसमें सभी प्रकार के मंत्रियों का इसमें समावेश होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई आपको इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मंत्री परिषद में एक बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग स्तर के मंत्री होते हैं। जो अब पहले ये स्पष्ट करते हैं किस किस प्रकार के मंत्री होते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, अब एक बात और, हमारे संविधान में मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मंत्रिमंडल का। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये 44वें संविधान संशोधन के बाद में अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। इससे पहले मूल संविधान में केवल मंत्री परिषद था, मंत्रिमंडल नहीं था। ये बात आपको समझना है। ठीक है, अब कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं? स्वाभाविक प्रश्न है कि कैबिनेट मंत्री किन्हें कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, यानी मंत्री परिषद के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रखर, सबसे वरिष्ठ, सबसे कुशल, सबसे अनुभवी जो राजनेता होते हैं वो ही कैबिनेट मंत्री बनते हैं। और कैबिनेट मंत्री वो मतलब उन्हीं विभाग का बनाया जाता है जो बहुत बड़ा विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है, प्रमुख विभाग होता है, उसका जो मुखिया होता है वो कैबिनेट मंत्री कहलाता है। बात समझ में आई आपको? स्पष्ट है। यानी कैबिनेट मंत्री उसी बनाया जाएगा जो बहुत ही अनुभवी है, कुशल राजनेता है, उसको राजनीतिक अनुभव है, लंबे समय का उसको हर चीज़ से वाकिफ है, उन्हीं को बनाया जाएगा। और दूसरा, कैबिनेट मंत्रालय वो होता है जो अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत और महत्वपूर्ण विभाग होता है, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। इस प्रकार के जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, इन मंत्रालयों का जो मुखिया होता है उसको क्या कहेंगे? कैबिनेट मंत्री। स्पष्ट हुआ? सबसे वरिष्ठतम होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। और कैबिनेट जो बड़े विभाग होते हैं उनके जो मुखिया होते हैं वो भी कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री। बात समझ में आई? ये सब किसके अंग हैं? क्या मंत्री परिषद के। कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, वो प्राय मंत्रिमंडल के सदस्य ही जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखो, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर। अब राज्य मंत्री आते शब्द आपके दिमाग में राज्यों की बात आती होगी कि राजस्थान राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, गोवा राज्य। नहीं, वो नहीं। ये कैटेगरी होती है मिनिस्टर की। इसको प्राय स्टेट मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें राज्यों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए राज्य की जो आपके दिमाग में कल्पना वो पहले बाहर फेंक दीजिए। राज्य मंत्री का अर्थ होता है कि कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में या उसके अधीन में कुछ जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। आप सोचो, गृह मंत्रालय, तो क्या गृह मंत्रालय का जो हमारा प्रमुख जो होता है कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री पूरे गृह मंत्रालय को संभाल सकता है क्या? नहीं संभाल सकते। गृह मंत्रालय के बहुत बड़े काम होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के अंतर्गत कुछ अलग अलग जो विभाजन होता है कार्यों का, तो उन कार्यों को संपादित करने के लिए उन कार्यों को संपादित करने के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो, राज्य मंत्री तकनीकी तौर पे कैबिनेट मंत्री से कम नहीं होते हैं, लेकिन ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। किसके? कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं, तथा ये किसी बड़े मंत्रालय के अलग अलग विभागों का कार्य उन्हें सौंप देते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो भी इनका काम होता है वो डायरेक्ट रिपोर्ट अपने मंत्रालय जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसको करते हैं। ठीक है, प्राय वे कभी भी कैबिनेट मीटिंग यानी मंत्रिमंडल की बैठकों में वो शामिल नहीं होते हैं।
ठीक है। तो ये बहुत बड़े विभाग, बहुत बड़े मंत्रालयों में काम करने के लिए अलग अलग जो कामों को बंटवार होते हैं, उन कामों को राज्य मंत्री देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक शब्द आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसे मंत्रालय होते हैं जो किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि उसको कैबिनेट जैसा मंत्रालय बना दिया जाए, और इतना छोटा भी नहीं कि किसी राज्य मंत्री को सौंप दे, जैसे वस्त्र मंत्रालय, ठीक है, खादी मंत्रालय है। तो ऐसे कुछ कंपनी मामलात हैं। तो ऐसे जो राज्य हैं, मतलब प्रभार होते हैं जो किसी के अधीन जोड़ भी नहीं सकते, उनका स्वतंत्र रखना आवश्यक भी होता है। तो फिर ऐसे जो मंत्री होते हैं उनको कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। अब ये तकनीकी तौर पे मतलब ये देखा जाए तो ये कैबिनेट मंत्रियों के समकक्षी होते हैं, ठीक है। और ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। इनको कैबिनेट की बैठक में तब बुलाया जाता है जब इनके विभाग से कोई मुद्दा हो। बात समझ में आई आपको? यानी कैबिनेट मंत्रियों के समकक्षी होते हैं, लेकिन प्राय कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। ये अपने विभाग के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े प्रमुख यही होते हैं। लेकिन इनको कैबिनेट की बैठक में तभी बुलाया जा सकता है जब उस दिन की कैबिनेट बैठक में उनके विभाग का कोई मुद्दा हो, कोई इश्यू हो या कोई प्रस्ताव हो। बात समझ में आई? ये कहलाएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। अब देखिए, जो राज्य मंत्री होते हैं, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि जो राज्य मंत्री जो केवल स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं, और ऐसे मंत्रियों के कार्य का आवंटन संबंधित कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं, अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, तथा उनको तभी कैबिनेट मीटिंग बोला जाता है जब उनके विभाग से संबंधित कोई मुद्दा हो। बात स्पष्ट हुई? तो ये समझा हमने कैबिनेट मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब अगले जो मंत्री हैं वो है उप मंत्री। क्या है? उप मंत्री। उप मंत्री मतलब सबसे कनिष्ठ यानी जूनियर मंत्री। अब ये प्राय तौर पे आज फिलहाल अब कम हो गया है इनका प्रचलन। पहले लगभग यूँ समझिए कि आज से 1-2 दशक पहले इनका बहुत बड़ा मतलब स्तर होता था। मतलब स्तर कहने के तात्पर्य इनको उप मंत्री कई बनाए जाते थे, लेकिन अब इसका बहुत कम प्रभाव हो गया है। लेकिन है तो है, उसको समझना पड़ेगा। देखो, तो सबसे जो जूनियर मंत्री होते हैं यानी जो अपने विभाग या मंत्रालय का स्वतंत्र प्रमुख नहीं होते, प्राय नए राजनीतिज्ञों को मंत्री संबंधी दायित्वों का आरंभिक प्रशिक्षण देने के लिए उप मंत्री बनाया जाता है। आई बात समझ में? ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और न ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। जो नए युवा हैं, जो 25, 26, 30 साल के, जो चुनाव जीतकर आ जाते हैं, उनको मतलब एक प्रकार से कार्य सीखने के लिए यानी नवीनतम राजनीतिज्ञों को अनुभवी राजनीतिज्ञों के साथ काम सीखने के लिए या आरंभिक प्रशिक्षण देने के लिए उनको उप मंत्री बनाया जाता है, और वो किसी भी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के अधीन वो काम करते हैं। पर ध्यान रखना, ये कभी भी किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात है उप मंत्री की, स्पष्ट हुई। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा मंत्री परिषद। तो आप देखिए मंत्री परिषद अपने आप में कितना विशाल है, कितने सदस्य मिलकर ये सब बनते हैं। तो मंत्री परिषद में हमने देखा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, ये सभी मंत्री परिषद में शामिल आते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री को प्राय मंत्रिमंडल के सदस्य कहा जाता है। अब एक शब्द आता है किचन कैबिनेट। क्या शब्द आता है? किचन कैबिनेट। किचन का अर्थ हमारा रसोई होता है। अब देखो, एक सिंपल सी बात है कि किसी भी घर की, कोई भी हमारे सभी परिवार की एक सिंपल सी बात है, कोई अनिवार्य नहीं है, सिंपल एक समझने वाली बात है कि घर की जो प्लानिंग, घर में कल क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो प्राय किचन में काम करते करते तय होती है। किचन में काम करते करते तय होती है कि कल के लिए क्या करना है, परसों के लिए क्या करना है, आगे आने वाले समय में किस प्रकार की योजना बनानी है। तो सामूहिक रूप से नहीं, किचन में रह के जिस पर काम होता है, तो उसी प्रकार से हमारे कैबिनेट में भी एक नवीनतम नया इनोवेशन हुआ है, वो है किचन कैबिनेट। कहने के तात्पर्य कैबिनेट मंत्री होते हैं 30 से 40 आसपास। अब हर समय 30 से 40 लोग हर समय तो उपस्थित होते नहीं हैं, और इन सभी को बुलाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और कभी कोई डिसीजन लेना है तो भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो
तो किचन कैबिनेट मतलब वो महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार में, उनकी पोजीशन स्थिति सेकंड थर्ड तक होती है। तो ऐसे प्रमुख 3-4 मंत्रियों को किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। जैसे अकस्मात कोई ऐसी कोई घटना घटित हो गई हो, आपातकालीन स्थिति जैसी हो गई हो, ऐसे कुछ परिस्थितियाँ आ गई जिसमें तात्कालिक निर्णय करना हो, तो उसमें 3-4 प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो तुरंत मिलकर उसमें डिसीजन लेते हैं, तो उसको कहा जाता है किचन कैबिनेट। आप देखेंगे हमारे रक्षा मंत्री, हमारे वित्त मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, इन 4-5 को मिला के किचन कैबिनेट बनाई जाती है, जो कभी भी तात्कालिक इमरजेंसी कभी भी परिस्थितियों में तुरंत मिलकर उस पर डिसीजन लेते हैं, तो ये कहलाती है किचन कैबिनेट। इसमें किचन कैबिनेट में सभी प्रकार के मंत्री शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब सभी प्रकार मतलब कैबिनेट भी शामिल उसमें नहीं होते हैं, केवल प्रमुख कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल होते हैं, ये कहलाती है किचन कैबिनेट। ठीक है, तो ये बात हमने इस पर समझी। तो मंत्रिपरिषद के जो आकार प्रकार के बारे में समझा। एक नया और कंसेप्ट हुआ, आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था 75(1)(a) 75(1)(a) में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय ये ध्यान रखना होगा कि मंत्रिपरिषद का आकार हमारी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब भारत में ऐसा था कि कुछ भी हो लाल बत्ती चाहिए, एम्बेसडर पे लाल बत्ती होनी चाहिए थी। ये हमारे में एक मतलब 60, 70, 80, 90, 2000 दशक तक बहुत प्रचलन था। आप कल्पना करो कि हमारे मंत्रियों की संख्या 150, 200 तक पहुँच, मतलब हमारी आप संख्या देखिए 545 लोकसभा के सदस्यों में से 150 से ऊपर मंत्री हुआ करते थे। आप देखो ये मंत्रियों का वेतन, भत्ते, निवास, आना जाना, सुविधाएं, स्टाफ, कितना वित्तीय बोझ हमारी सरकार पर पड़ता था। तब फिर ये हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी सरकार ने इसमें एक संविधान संशोधन किया कि मंत्री हैं वो कुल लोकसभा के या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर इसको रोकने के लिए उन्होंने संशोधन किया, तो अब तय हो गया। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान के विधानसभा की कुल संख्या है 200, अब 15% की बात करें तो 30 हो गए। 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। अब राजस्थान में कभी 40 हुआ करते थे, कभी 45, 50 तक संख्या पहुँच जाती थी मंत्रियों की। अब कैसे करें, 30 से ज़्यादा मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल है, मुख्यमंत्री से 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। तो अब क्या करें, तो इससे बचने के लिए एक नया तरीका लिया। आपको स्पष्ट सरल शब्दों में कहता हूँ, उप मंत्रियों से भी नीचे का स्तर जिसको कहा जाता है संसदीय सचिव, ठीक है, ये एक प्रकार का नया पद क्रिएट किया। लेकिन अब प्रश्न ये है, क्या इसको मंत्री माना जाए या न माना जाए? क्योंकि मंत्री वही होता है जिसको राज्यपाल या हमारे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रोचक बात क्या है कि संसदीय सचिव को न तो राष्ट्रपति न राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाता है। संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। तो अब मंत्री कहें कि नहीं कहें, ये बना बहुत बड़ा प्रश्न। इसको कह नहीं सकते, मंत्री तो उसी को कहेंगे जिसको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे तो राष्ट्रपति शपथ दिला नहीं रहे। तो देखिए एक प्रकार से एक इसकी सिर्फ फर्क इतना है कि इसको शपथ दिलाना न दिलाना। तो अब ये शपथ राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं दिलाते तो इस मंत्री तो हो नहीं सकता। तो मंत्री हो नहीं सकता है तो आप जितने चाहो इतने संसदीय सचिव बना सकते हो, क्योंकि इनको शपथ कौन दिलाता है, या तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो अब क्या करें, तो अभी देखो केवल इतना सा फर्क है, लेकिन सुविधा, वेतन, भत्ते, निवास, ऑफिस, स्टाफ, सब कुछ सुविधा एज ए मंत्रियों की होती है। इतनी इनको सुविधा मिलती है, ठीक है। अब ये विभिन्न विभागीय मंत्रियों के प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। आई बात समझ में? तो ये समझ सकते हैं कि संसदीय सचिव एक प्रकार से ये नवीनतम, ये 21वीं सदी के प्रारंभिक दशक से ये शुरुआत हुई और हम सब देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में संसदीय सचिव का कुछ संख्या, अब राजस्थान में देखेंगे आप 5-5, 6 संसदीय सचिव हुआ करते हैं। अब देखो तो ये एक प्रकार से एक यूँ कहें कि राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए और मंत्री पद देने के लिए संसदीय सचिव नाम से एक प्रकार से नया एक तरीका निकाला है, जो कई राज्य और हमारे केंद्र सरकार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी श्रेणियों के मंत्रियों को मंत्रिपरिषद के नाम से संबोधित किया जाता है, ये हमने स्पष्ट किया,
ठीक है। अब रैमजे मेयर क्या कहते थे कि अब कुछ कथन है, वो कथन आप समझ लीजिए। रैमजे मेयर कहते थे कि यह मंत्रिपरिषद का हृदय है, शासन का परिचालन यंत्र है, जिनसे सभी महत्वपूर्ण विभागों राजनीति अधिकारी सम्मिलित रहते हैं। सर जॉन मेरियट भी यही कहते थे कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है। रैमजे मेयर भी यही कहते थे कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है। ग्लेडेस्टन कहते थे कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। इसलिए आपको ये कथन याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं, कभी भी छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है, आपको स्पष्ट ध्यान रखना है।